एक सवाल घर का भी है। पहला घर जो ले रहे हैं उन्हें अगर लोन लेना है तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन वो भी सिर्फ इस चुनावी वर्ष में, यानी 1 साल। घरों की खरीद फरोख्त होगी, TDS 1% जुड़ रहा है, जो पिछले बजट में भी था लेकिन बाद में इसको दबा दिया गया था, दोबारा इसका जिक्र किया गया है। क्या सोचता है रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ तबका, खासतौर से पूनम आपके साथ मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए कि वो तबका खुश है जो लोग जुड़े हुए हैं रियल इस्टेट से? जी प्रसून, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा बहुत जो कुछ मिला है वो शायद हाउसिंग सेक्टर को ही मिला है। आम्रपाली ग्रुप के CMD अनिल शर्मा जी साथ हैं, नवीन रहेजा जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, खुश हैं आप कि थोड़ा बहुत अगर कुछ मिला है तो आप ही के सेक्टर को मिला है? नहीं पूनम, इस बजट में रियल एस्टेट के लिए 4 बिंदुओं पे को इन्होंने टच किया है। पहला बिंदु ये है कि जो 1.5 लाख का एग्जेम्पशन था पहले, वो उसको उन्होंने 2.5 लाख किया है, लेकिन लिमिट ये कर दिया है कि जो 25 लाख तक का लोन है, यानी अगर 30 लाख का घर तो भी वो 25 लाख लोन ले सकता है, 32 लाख के घर हैं तो भी। लेकिन ये सेगमेंट जो है टियर 1 सिटीज़ को में लागू नहीं होता है, क्योंकि सबर्ब्स में तो कुछ हैं लेकिन टियर 2 और 3 सिटीज़ में लागू होते हैं। दूसरा बिंदु जो इन्होंने टच किया है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, हेवी मशीन्स आप यूज़ करते हैं और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर 15% का टैक्स एग्जम्पशन है। एक दूसरा है, वो भी मैं नहीं समझता कि चूँकि प्री कास्ट टेक्नोलॉजी है या अदर टेक्नोलॉजी है, वो भी आज के समय में हिंदुस्तान में रेयरली है। एक दूसरा उन्होंने वहाँ भी थोड़ा दिया है। लिया कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ। जो सर्विस टैक्स था पहले, 2000 स्क्वायर फुट से ऊपर के मकान या 1 करोड़ जिसका वैल्यू है उससे ऊपर में इन्होंने सर्विस टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है 0.7 पर। जो आम आदमी के लिए जो 2000 नीचे से नीचे का मकान है या 1 करोड़ से नीचे का मकान है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन 1 करोड़ या 2000 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया से ऊपर के जो मकान है उसमें फिर 0.7% का सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। एक हाथ और एक चौथा बिंदु है जो रियल एस्टेट के लिए कहीं पे दिया गया है, कहीं पे लिया गया है, ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है। चौथा बिंदु जो है प्रसून जी, वो है क्या, अगर आप स्पेशल पर्पस व्हीकल में काम करती है 2 कंपनियां, इंडिविजुअल करती है या HUF करती है या 2 कंपनियां करती है, तो इनके यहाँ क्लियरिटी नहीं थी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कंपनी है उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे किया जाए। उसको जस्ट इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है कि जो शेयर होल्डिंग कंपनीज है उनके टैक्सेशन इम्पोज करने के बाद अगर जो रिलीफ है, जो SPV है, अगर दोनों कंपनियां शेयर कर लेती है तो SPV को बड़ी मजबूत लॉबी मानी जाती है आप लोग की। इस बार आप लोग की चली नहीं, क्या हुआ? हम लोग की प्रसून जी कहाँ चलती है? हमको लगता रहेजा बिल्कुल। और मिडिल क्लास यही पूछ रहा है रहेजा जी कि 25 लाख के घर हैं कहाँ? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो कहीं 25 लाख के घर नहीं आपको बिल्कुल नहीं मिलते हैं, क्योंकि सप्लाई साइड में FAR नॉर्म्स, डेंसिटी नॉर्म्स कहीं पे भी परमिट ही नहीं करता है। आप देखें, दिल्ली में कोई बोले कि मेरे को 40 लाख रुपए तक में घर मिलता हो, कहीं नहीं मिलता है। मुंबई में बोले 40 लाख का 30 लाख का घर मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ जो सेगमेंट है, जो टियर 2 सिटीज़ है, टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आम आदमी अगर घर खरीदना चाहे और वो भी पहले घर खरीद रहा हो तो उसको एडवांटेज है। लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर को देखा जाए, क्योंकि बिल्डर्स जो हैं वो ज़्यादातर किस सेगमेंट में काम करते हैं, वो करते हैं 50 लाख और उससे बड़े सेगमेंट में काम, और उस सेगमेंट के अंदर डेवलपर्स के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 6% GDP का कंट्रीब्यूशन देने के बाद, 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होने के उसके बावजूद आपने इस सेक्टर को। एक सवाल मेरा था पूनम अनिल जी से कि आप लोग अपना रोना तो खूब रोते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स में डिले होता है और जो एंड बायर होता है हाउस का, उसको जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में कब आपकी इंडस्ट्री कुछ सोचेगी? वर्षों तक प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं हर मैं इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। अंजना, आपकी बातों से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। देखिए, कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए आप चलते हैं तो आपको 35 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डेवलपर्स के कारण से नहीं होता है, ये सरकारी सिस्टम के कारण से होता है। 35 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। दूसरी बात, जब आप काम शुरू करते हैं तो कभी आंदोलन होता है, कहीं आपको बहुत सारे इशूज फेस करने पड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड के कारण कभी कभी आप देखिए, अगर आप फाइनेंस में जाते हैं तो प्रोजेक्ट फाइनेंस, चूंकि नेगेटिव लिस्ट में रियल एस्टेट को रखा जाता है, तो जब प्रोजेक्ट फाइनेंस में आप जाते हैं तो आपके कॉस्ट का सिर्फ 35% ही वो प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी के लिए हाँ बोलेंगे, ये बिल्कुल हाँ बनना चाहिए, लेकिन
मैं ये चाहूँगा रेगुलेटरी बॉडी बने, लेकिन डेवलपर पे सिर्फ क्यों, जो अप्रूविंग ऑथोरिटी है उनके लिए भी वो रेगुलेटर हो। यही कह गया बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप रेगुलेटर सर, आम आदमी है उसका ईएमआई जो इंटरेस्ट रेट वो कम हो जाता है, उससे आप उनको लाभ नहीं होता। जी बिल्कुल लाभ होता तो है। ये प्रमुख चीज है, वो आप बोली नहीं रहे। मैंने पहले कहा ना, ये आपके पास कैसे अरे हमें बोलने देंगे तो हम बोलेंगे। उसमें देखा बोलने जाए तो कि दीजिए। इससे क्या होता है, जो ये जो लाभ दिया मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन क्यों एक फाइनेंशियल ईयर के लिए क्यों? और अगर ये स्पिल ओवर होता है अगले साल सर, तो उसके लाभान्वित बहुत कम होंगे। अगर कोई 30 लाख का मकान 30 लाख का खरीदता है, 25 लाख का लोन लेता है, तो उसको सबवेंशन मिलेगा। लेकिन वही अगर कोई आदमी 40 लाख का मकान लेता है और वो लोन ले लेता है 26 लाख, 30 लाख या 28 लाख, ये फैसिलिटी उसे नहीं मिलेगी। कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी ना। इसको एक यूनिफॉर्म, आप लोग का छोटे शहरों में चलना चाहिए, हम लोग के साथ बिल्कुल, हम लोग इलाहाबाद में छोटे चलिए, शहरों में- वहाँ पे आप लोगों को फायदा मिलेगा। आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ही प्रोवोकेशन रहे हैं। देखिए, और आपने एयरपोर्ट, एक मिनट बाबा, हमें लगता है जी राजा साहब, अनिल जी से मरने के लिए बना। हाँ जी बताइए। बिल्कुल फ्लैट, करेक्ट। अगर प्लेन, हाँ उस पे 25 लाख की कैप ना लगाई जाती। एक्चुअली 2002 में कीमत आता, 2 कल हम से लोग 3 चर्चा जी की थी। बिल्कुल 10 साल से ऊपर हो गया। 2002 में इंडेक्स कंट्री में exemption चेंज था, हो और अभी 10 साल के बाद 11 साल के बाद एक मिनट, हम इस पे लौटते हैं। घरों की कीमत, करोड़ आम आदमी को 5 लाख भी कमाता है तो टैक्स देना पड़ेगा। अरे नहीं, 5-10 लाख तो आदमी के पास होने ही चाहिए, तो अभी तो थोड़ी सुखी जिंदगी जी सकता है। नहीं, ये देखिए, सरकार विजन लेस बाबा, है। देश की- इसके जो एडवाइजर हैं वो हवाई लोग हैं, वो विदेशी सोच के लोग हैं, वो हिंदुस्तानी के जानते नहीं, उनके रगों में खून ही हिंदुस्तानी नहीं है। बाबा आपके पास कैसी है? मेरे पास मैं बिना गाड़ी वाला, बिना घर वाला, बिना जमीन वाला, जिसकी मिल जाए उसी में बैठ जाता हूँ। आप ले चलोगे आप में बैठ जाऊँ। हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिससे देखो, मिलती है वो मेरी कौन सी गाड़ी है ना, आपकी? मैं कभी एसी में एसी कमरे में भी आराम नहीं करता। मैं सर्दी के अंदर कभी हीटर नहीं चलाता, गर्मी में कभी एसी नहीं चलाता। मैं तो इन बेईमानों के ऐसी तैसी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। कर दिया है एसयूवी में तो आप चलते हैं स्वामी जी। ये है, मैं तो घूम रही, इन चीजों को पकड़ा जाए। सवाल हर के साथ है। सीधे हम चलते हैं, चूंकि पहला मौका है रामदेव जी की सरकार ने इस बात का जिक्र किया है, किसानों का जिक्र किया है, मजदूरों का। एक मिनट सुन लीजिए। पहला मौका है, चिदम्बरम बजट पेश कर रहे हैं और सेंसेक्स नीचे जा रहा है। अब बदल गए ही, सरकार समाजवादी हो गई है। ये सरकार का शीर्षासन हो रहा है, इसलिए सब कुछ, और ये पूरे देश को ये जाएंगे तो, लेकिन सनम सब कुछ बर्बाद करके जाएंगे। शीर्षासन से क्या लाभ होता है? शीर्षासन से तो कुछ लाभ होता है, लेकिन ये सिंहासन पर बैठे लोग जब देश का शीर्षासन कराते हैं तो पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। अब स्टैंडर्ड पुअर्स, फिर अब पूरा वर्ल्ड बैंक, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री बेईमानों के सरदार हैं, असरदार नहीं हैं, और जो भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। और ये जो सरकार है, इसको अकल नाम की चीज रही नहीं है। आपने खुद ही बोल दिया, बजट के नाम पर बनाया बुद्धू। आपने अभी एक सुनो आपका जो भी आप बोल रहे हैं वो राजनीतिक भाषण ज्यादा दिख रहा है। भाषण का आंकड़े सुन लो, अलका जी जवाब देना चाहती है। एक मिनट देखो, अलका जी, आपने अभी बोला कि आपने तमाम आंकड़े पढ़े, इन्होंने 3,000 किलोमीटर की सड़क साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर 6,275 करोड़, माने बजट का 0.037%। मानी क्या है? इस ग्रामीण विकास में ले जाना चाहते हैं क्या? बाबा, ग्रामीण विकास में 46% ज्यादा एलोकेशन है। ग्रामीण विकास में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 20% से ज्यादा एलोकेशन है। मैं स्वास्थ्य का बताता हूँ। अलका, स्वास्थ्य का
37,330 करोड़ रुपए का बजट है। आम आदमी के हिस्से में क्या आता है? और योग आयुर्वेद जो हमारी परंपरागत पद्धति है उसके लिए बजट है 1,069 करोड़ रुपए का। माने एक आदमी के हिस्से में ₹2.5 आएगा ढाई रुपए प्रतिदिन का। क्या लेगा बाबा वो चीज 97% बजट एलोपैथी को, 3% बजट योग आयुर्वेद और सारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां एलोपैथी मंत्रालय। बाबा गुजारिश है, सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। बाबा गुजारिश है, सुन लीजिए, काउंटर पॉइंट है। बाबा बजट की निंदा करना शास्त्री बन गया, बहुत बढ़िया बात है। मैं थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। और बजट की प्रशंसा करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैं आप ही के वर्ड्स में से बता रहा हूँ। आपने बोला कि ₹1 हेल्थ पे एक बंदे के खर्च कर रही है सरकार, यानी कि ₹365 साल के। उसी को देखिए, और हर एक बंदा खर्च नहीं हो रहा, उसमें तनख्वाह भी है, उसमें सारी चीजें हैं। उनकी गाड़ियों का पेट्रोल भी है, जो मेंटेनेंस भी है, सब कुछ है। और उसमें घोटाले भी है। 50% तो उसी में चला जाएगा। आम आदमी के हिस्से में तो 10% आएगा। आप थोड़ा मौका देंगे जी। बाबा 15 गुना ज्यादा होता है। 15 साल पहले सिर्फ 15 नहीं बाबा, अभी 2 लाख करोड़। तो ठीक है, काला धन भी है, लेकिन टैक्स की कंप्लाइंस भी बढ़ रही है, उनको देने वालों का नंबर भी बढ़ रहा है। देखो, जो कुछ बढ़ रहा है वो न्यायपूर्ण तरीके से हो रहा है, इनजस्टिस है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि एक मिनट बाबा पानी पीजिए। बाबा जी का जो अवतार में देख रहा हूँ, टैक्स के बारे में जरा पूछिए। पानी पीजिए एक मिनट। प्रसून जी, टैक्स के बारे में पूछिए। प्रसून जी एक मिनट टैक्स के बारे में पूछिए। आपने रियलाइज किया बजट में कोई एक ऐसा बिंदु बताएं जो आपको लग रहा हो कि कम से कम आम लोगों के लिए या सामान्य लोगों के लिए या जनता के लिए अच्छा हो, कोई एक बिंदु आप बताइए। 1000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, ये अच्छा है। अरे बोला तो यार, 2 बंदरगाह बना रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने को कुछ तो दिया, थोड़ा बहुत कुछ हाउसिंग भी दिया है। सुरक्षा बिल पे तो 10,000 करोड़। देखो, महिलाओं के लिए पहली बार कुछ विशेष प्रोविजन किया है और वो क्योंकि इतना दबाव था इनके ऊपर। बाबा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़ा अच्छा न्यूज है। 100 करोड़ प्लस अभी कहीं ना कहीं आपकी संस्था भी मैन्युफैक्चरिंग में है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही गई है बजट में। भी है, अर्थशास्त्री भी है। आश्चर्य हो गया। मैं 35 साल पहले अर्थनीति हम सीखने का दिल्ली विश्वविद्यालय में थोड़ा मौका मिला, तो मेरे को बहुत आश्चर्य एक चीज लग रहा है कि इस साल में जो प्लान एक्सपेंडिचर है कि योजना में लिखा हुआ कितना खर्चा है, मैं बहुत आश्चर्य हो गया कि जो बजट का जो एस्टिमेट था इस साल, इस वित्तीय साल लिखा है कि 5,21,025 करोड़ होना चाहिए, मगर सर चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि रिवाइज्ड एस्टिमेट की असली खर्च होगा 3,17,185, यानी कि 1,94,840 करोड़ कम हो गया। और जब ये सवाल मीडिया ने पूछा चिदम्बरम जी से, उन्होंने अंग्रेजी में कहा व्हाट हैज बीन डन, जो हुआ वो हो गया, हमें आगे देखना चाहिए। नाउ वी हैव व्हाट टू डू नेक्स्ट ईयर। मेरा कहना है कि अगर इतना आपने काट दिया जो प्लान एक्सपेंडिचर, जो निवेश के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो आगे आप क्या देखेगा? भविष्य क्या आप बहुत उज्जवल देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा हूँ, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई या तो ध्यान समाधि लगा के या नशा करके बजट बनाया है कि इनको पता ही नहीं कि जो हो गया। फिर ये वित्त मंत्री किसके लिए है? नहीं, वो एक्सपेंडिचर की बात कह रहे हैं। पूरा विश्व जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो यहाँ उसके बावजूद भी हम लोग सब ये मानते हैं कि हमारी जो भारतवर्ष है, आपका प्यारा भारतवर्ष, वो दुनिया के नंबर 2 की स्पीड से चल रहा है अभी भी। सिर्फ चाइना हमसे आगे है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। वो सरकार के लिए, सरकार के वजह नहीं चल रहा है, वो 1 बिलियन पॉपुलेशन अपनी मोमेंटम पे चल रहा है। ये ऐसे रोज स्टेटमेंट देते रहते, स्टेटमेंट देने से गरीबों का भला होने वाला नहीं है। ये सब घोटाले बंद करें, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कम करें, प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं और देश की भलाई के बारे में सोचें, काला धन लाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, तो ये देश बचेगा। बाबा जी बुद्धू बैठे, उससे ज्यादा अकल तो हम रखते हैं, कम से कम योग करते सिर्फ जादू की छड़ी, मतलब काला धन वापस आए, वही जादू की छड़ी है जो बाबा फिर कर वहीं पहुंच जाता है। अरे भाई
जो लूटा है उसको लेना नहीं, क्या बाप-दादे का है? बजट का हिस्सा थोड़ी होगा वो तो। बजट जो आएगा कहाँ लगेगा? वो अंजना कश्यप के घर में लगेगा, देश में लगेगा। नहीं, लेकिन आपको आएगा तो ही तो डेवलपमेंट में लगेगा ना। तरीका तो आपको अलग लाना होगा। हमने देखिए पैसा बाबा, हमने नाम इसीलिए दिया है बजट के नाम पर बुद्धू। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नाम शायद निकल कर आया कि बजट नहीं, ये बुद्धू बनाने का खेल तो नहीं था इस देश के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।